नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। राजधानी लाइव में रुक सबसे पहले राजधानी की खबर का कर लेते हैं। दरअसल राजधानी दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को आईटीओ चौक पर रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ का एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान की शुरुआत उनके द्वारा की गई है। प्रदूषण के खिलाफ ये योजना दिल्ली सरकार ने शुरू की है और इस मौके पर उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ के आंकड़ों के मुताबिक अगर ये अभियान सफल होता है तो वाहनों से होने वाले प्रदूषण से 13 से 20% की कमी हो सकती है। और इसके तहत दिल्ली के 100 चौराहों पर 2500 वॉलंटियर्स तैनात होंगे। इसमें से 90 चौराहों पर 10-10 और 10 प्रमुख चौराहों पर 20-20 पर्यावरण मार्शल तैनात किए जाएंगे। सभी चौराहों पर सिविल डिफेंस कर्मी हाथों में प्ले कार्ड लेकर रेड लाइट पर लोगों से गाड़ी के इंजन को बंद करने की अपील करेंगे। एक बहुत बड़ा कदम उठाया है कह सकते हैं, क्योंकि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का एक अभियान की शुरुआत दिल्ली सरकार द्वारा की गई है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के द्वारा ये शुरुआत की गई है, जिसमें उन्होंने ये शुरुआत कुछ इस तरीके से की है कि जब भी रेड लाइट पर होंगे तो वहां पर जो सिविल डिफेंस के कर्मी होंगे वो हाथों में एक प्ले कार्ड लेकर खड़े होंगे और जैसे ही रेड लाइट होगी तो वो लोगों को इसके प्रति जागरूक करेंगे कि जब भी रेड लाइट हो तो आप अपना गाड़ी का इंजन ऑफ करें। और ऑफ करने की अपील भी लगातार लोगों से की जाएगी। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से दिल्ली की हवा जो है वो ज़्यादा प्रदूषित होती नजर आ रही है। लगातार हम देख रहे हैं कल ही जिस तरीके से AQI बहुत ज़्यादा खराब रहा, बहुत ज़्यादा खराब श्रेणी में दिल्ली की हवा पहुंच गई है। और इसी से बचने के लिए, इस हवा को एक बार फिर से सही करने के लिए, प्रदूषण में 13 से 20% की कमी लाने के लिए वाहन जो है वो सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। और इसीलिए पर्यावरण मंत्री ने ये एक नया अभियान शुरू किया है। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का ये अभियान है, जिसमें प्रदूषण के खिलाफ ये योजना दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई। ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से आज ये अभियान की शुरुआत की गई है, पर्यावरण मंत्री ने ये अभियान की शुरुआत की है, किस तरीके से इस अभियान के तहत प्रदूषण के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा और बताया जाएगा कि प्रदूषण की कमी हम किस तरीके से कर सकते हैं? विस्तार से बताएं। देखिए, बिल्कुल कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार निरंतर ही पॉल्यूशन को लेकर लगातार कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही है और उसी को मद्देनजर रखते हुए एक अभियान भी शुरू करा गया है। रेड लाइट ऑफ, गाड़ियां ऑफ, यानी कि सीधे सीधे कहें रेड लाइट ऑन होती है तो गाड़ियां भी ऑफ हो जाएंगी। यानी कि सीधे सीधे कहें तो लोगों को जागरूक करने के लिए कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से अब ठंड बढ़ती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं पराली भी जलती नजर आ रही है और उसको लेकर दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन है वो बढ़ता नजर आ रहा है। इसीलिए दिल्ली की सरकार ने दिल्ली के अंदर कह सकते हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस के अंदर स्मोक टावर लगाया, जिसके 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर जो कह सकते हैं शुद्ध वायु होगी वो कहीं ना कहीं फिल्टर होकर बाहर निकलेगी और कहीं ना कहीं लोगों को आसानी होगी। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से गाड़ियों से जो पॉल्यूशन फैलता है उसको लेकर भी अब दिल्ली सरकार की तरफ से अभियान शुरू किया गया है कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं करवानी होगी। और दिल्ली सरकार की तरफ से लगभग 2500 कह सकते सिविल डिफेंस के जो जवान होंगे वो लगाए गए हैं और तकरीबन सभी जगहों पर इसके लिए कहीं ना कहीं मॉनिटराइज की जाएगी। बच्चे कैसे जो सिविल डिफेंस के जवान होंगे वो तैनात किए जाएंगे। लगभग 90 जगहों पर, यानी 90 चौराहों पर 10-10 सिविल डिफेंस के जवान जो है वो खड़े होंगे और 10 जो मुख्य चौक होंगे यानी कि चौराहे होंगे उन पर 20-20 सिविल डिफेंस के जवान लगाए गए हैं, ताकि लोगों को समझाया जा सके कि आप लोग पॉल्यूशन से बचिए और गाड़ियों को ऑफ कीजिए, क्योंकि गाड़ियों से जितना पॉल्यूशन फैलता है वो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए ही नुकसानदेह है। इसीलिए लोगों को जागरूक किया जाएगा और लोगों को समझाया जाएगा कि जैसे ही रेड लाइट ऑन होती है अपनी गाड़ियों को ऑफ कर दीजिए और जैसे ही गाड़ी ग्रीन होती है तो अपनी गाड़ियों को स्टार्ट कीजिए। मगर लगातार कहीं ना कहीं इससे पॉल्यूशन का जो खतरा है वो घटता हुआ नजर आएगा और कहीं ना कहीं 20% की, यानी 15 से 20% के करीब अगर ये कह सकते हैं पॉल्यूशन घटता है तो कहीं ना कहीं 15 से 20% के करीब फायदा होता हुआ नजर आएगा। जी लेकिन राजीव देखिए, ये अभियान जो है वो तो काफी अहम है और फायदा भी इससे होगा, क्योंकि गाड़ियों से वाकई बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि जो सरकारें हैं वो प्रदूषण होने के बाद ही क्यों इन मुद्दों पर जागती है। अभी हमने 2 दिन पहले देखा AQI बहुत ज्यादा खराब श्रेणी में आ गया था और उसके बाद अभी अभियान की शुरुआत की गई।
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की या फिर और सरकारों की, लगभग कह सकते हैं कि काफ़ी देरी से ही जागती है, क्योंकि जिस तरीके से अभी पिछले 2 दिनों के अंदर यानी कि जो बारिश है उससे पहले ही जो मौसम ने करवट ली थी और उससे कहीं न कहीं एक्टिविटी लेवल जो था वो कहीं न कहीं बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था, जिससे दिल्ली की कहीं न कहीं जो हवा थी वो कहीं न कहीं दूषित होती नज़र आ रही थी और उसी को लेकर दिल्ली सरकार ने अब कदम उठाया, क्योंकि दिल्ली सरकार ने पहले भी और राज्य यानी पड़ोसी राज्यों से हरियाणा की बात करें या फिर पंजाब की बात करें तो यहाँ से पराली सबसे ज़्यादा जलाई जाती है, उसको लेकर भी दिल्ली सरकार ने मुहिम चलाई गई थी। दवाइयों का छिड़काव किया गया था, केमिकल का छिड़काव किया गया था ताकि जो पराली है वो कहीं न कहीं खाद बन सके। मगर जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अपनाई गई, लोगों से किसानों से अपील की गई, आप लोग रजिस्ट्रेशन कीजिए, हम लोग आके अपनी जो कह सकते हैं केमिकल है वो उसका छिड़काव करेंगे ताकि जो है पराली जले भी नहीं और खाद भी बने और उससे कहीं न कहीं फायदा भी होता नज़र आए। मगर जिस तरीके से अभी तक दिल्ली सरकार के द्वारा केंद्र सरकार से अपील की गई थी, केंद्र सरकार इसके अंदर हस्तक्षेप कीजिए और राज्य सरकारों को समझाया गया कि पराली ना जलाई जाए। मगर जिस तरीके से अभी दिवाली के मद्देनजर रखते हुए भी कहीं न कहीं पॉल्यूशन का खतरा दिल्ली के अंदर बढ़ा हुआ है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने पटाखों पर बैन तो लगा दिया गया है, मगर अभी भी चोरी-छुपे पटाखे बिकते हुए नज़र आ रहे हैं और जिसकी वजह से कहीं न कहीं दिवाली पर पॉल्यूशन का स्तर जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आएगा। मगर दिल्ली सरकार की माने तो दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से गाड़ियों पर जैसे पॉल्यूशन को लेकर रोक लगाई गई है, गाड़ियाँ कह सकते हैं ऑफ करने की जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, हर चौराहे पर अपनाई जाएगी और लगभग 2500 जो सिविल डिफेंस के जवान हैं वो लगाए गए हैं। तो सीधे-सीधे कहें तो कहीं न पॉल्यूशन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार की मुहिम कारगर होती नज़र आएगी और देखना होगा कि अगर हर चौराहे पर सिविल डिफेंस के जवान होते हैं और कहीं न कहीं लोगों को समझाने में कामयाब होते हैं और गाड़ियाँ ऑफ होती हैं, तो कहीं न कहीं 15 से 20% के करीब पॉल्यूशन का स्तर जो है वो दिल्ली के अंदर घटता हुआ नज़र आएगा। जी। प्रदूषण का जो स्तर है वो घटेगा या नहीं, ये तो मौके पर ही पता चलेगा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने पटाखों पर बैन लगाया था, पटाखों पर इस बार दिल्ली सरकार ने साफ कह दिया था कि कोई इसका संरक्षण भी नहीं कर सकता, भंडारण भी नहीं कर सकता। उसके बावजूद भी इस तरीके से पटाखे बिक रहे हैं और ब्लैक में ये पटाखे बेचे जा रहे हैं। ये बात सबसे अहम इसलिए है क्योंकि जब आपने बैन लगा दिया है, उसके बावजूद आपके अधिकारी इतने सतर्क नहीं है कि उसके बावजूद इस तरीके से पटाखे बेचे जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, क्योंकि दिल्ली सरकार ने पॉल्यूशन के मद्देनजर रखते हुए और दिवाली के मद्देनजर रखते हुए कहीं न कहीं पटाखों पर रोक लगाई गई थी और ख़ास तौर पर ये भी कहा गया था कि आप इसका भंडारण नहीं कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, यानी कि जलाने पर भी रोक है और बेचने पे भी रोक है और स्टॉक करने पे भी रोक है। मगर यहाँ पर बात करें जो चोरी-छुपे जो पटाखे बिक रहे हैं, यहाँ तक कि गुड़गाँव से लेके लोग बाग आ रहे हैं और कहीं न कहीं चोरी-छुपे इस्तेमाल भी कर रहे हैं और दुगने से तिगने दाम भी दिए जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो अधिकारी हैं, वो सीधे-सीधे कहें तो कहीं न कहीं मिली-भगत कर अपनी जेबें भर रहे हैं और सिर्फ़ पटाखों पर जो रोक है, वो उसके लिए कहीं न कहीं सरकारों को ज़िम्मेवार ठहरा रहे हैं। मगर यहाँ पर बात करें सरकारों की तरफ से जितने कदम उठाए गए हैं, वो धरातल पर नाकाफ़ी साबित होते नज़र आ रहे हैं और मार्केटों के अंदर चोरी-छुपे सारी चीज़, पटाखों की बात करें या फिर आतिशबाज़ी की बात करें या ग्रीन लेवल के पटाखों की बात करें, वो सब चोरी-छुपे बिकता हुआ नज़र आ रहा है और कहीं न कहीं इसमें दिल्ली पुलिस की भी भूमिका बनती है और कह सकते हैं अधिकारियों की भी भूमिका बनती है। मगर यहाँ पर सभी की तरफ से लापरवाही देखने को मिल रही है। जी। लापरवाही ही तो सबसे बड़ा कारण है ना प्रदूषण का, क्योंकि देखिए लापरवाही अगर हम करते रहेंगे राजीव, तो आखिर कैसे हम प्रदूषण से निजात पा सकेंगे। इस समय दिल्ली की हवा इतनी खराब है कि आम लोगों को भी सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगी है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर दिल्ली सरकार की माने तो दिल्ली सरकार जिस तरीके से गाड़ियों को ऑफ कराने की जो प्रक्रिया अपना रही है, वो तो कहीं न कहीं कहा गया है कि लगभग कह सकते हैं 15 से 20% के करीब कामयाब हो सकती है और कहीं न कहीं उसके लेकर लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने पटाखों पर रोक लगाई गई और कहीं न कहीं पटाखों पर ये कहा गया कि पटाखे का भंडारण नहीं कर सकते, पटाखों का ये इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी खरीदना भी कहीं न कहीं दिल्ली सरकार के खिलाफ होगा और कहीं न कहीं उसका इस्तेमाल करना भी। सीधे-सीधे कहें तो कहीं न कहीं दिल्ली सरकार ने गाइडलाइन बना दी और गाइडलाइन का पालन कराने के लिए अधिकारियों को भी लगा दिया गया। मगर जो चोरी-छुपे पटाखे बिक रहे हैं, उससे क्या दिल्ली सरकार को पता नहीं है कि दिल्ली सरकार को ये नहीं जागरूकता नहीं है कि पटाखे नहीं बिक रहे हैं या फिर जो बिक रहे हैं तो फिर चोरी-छुपे क्यों बिक रहे हैं? और अगर चोरी-छुपे बिक रहे हैं तो दिवाली पे कहीं न कहीं पॉल्यूशन का स्तर फिर दोबारा से बढ़ता हुआ नज़र आएगा और कहीं न कहीं लोगों को सांस लेने में फिर परेशानियाँ होगी। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार के अधिकारियों की, तो दिल्ली सरकार के अधिकारियों की तरफ से लापरवाही और कहीं न कहीं अपनी जेबों के बारे में ही सोचा जा रहा है। जी। राजीव, कल से इस अभियान की शुरुआत हुई है, पर्यावरण मंत्री ने जो शुरुआत की, पहले दिन में किस तरीके का असर इस अभियान का देखने को मिला?
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस समय गोपाल राय की बात करें तो गोपाल राय जिस समय आईटीओ पे पहुँचे थे और कहीं न कहीं इसकी शुरुआत की गई, तो मीडिया का जमावड़ा था, लोगों को जमावड़ा था, लोगों को जागरूक कर जो रेड लाइटों पे खड़े थे लोग बाग उनको जागरूक किया गया, यहाँ तक कि गाड़ियाँ भी ऑफ करवाई गई और लोगों ने गाड़ियाँ ऑफ भी की। मगर कहीं न कहीं इसको सराहनीय ज़रूर बताया गया, मगर ये देखना होगा कि धरातल पर इसकी जो अधिकारी या क्या कहते हैं अधिकारी जो मौजूद होंगे, जो सिविल डिफेंस के जवान मौजूद होंगे, उनकी बातें जनता कितनी मानती है? गाड़ियों को ऑफ करते हैं, नहीं करते हैं? अगर ऑफ करते हैं तो पॉल्यूशन का स्तर ज़रूर कहीं न कहीं घटता हुआ नज़र आएगा। अगर गाड़ियाँ ऑफ नहीं करते हैं और सिविल डिफेंस के जवानों की बात नहीं मानी जाती है, तो पॉल्यूशन का स्तर बढ़ेगा। मगर यहाँ पर बात करें दिवाली के मद्दे में रखते हुए जिस तरीके से पटाखों पर रोक लगाई गई है, वो चोरी-छुपे क्यों बिक रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये बनता है क्योंकि दिल्ली सरकार को यहाँ पर भी सख्ती से कार्रवाई करनी होगी कि चोरी-छुपे जो बिक रहे हैं, उस पर कार्रवाई हो और कहीं न कहीं ये भी गौर किया जाए जो चोरी-छुपे मार्केटों के अंदर दुगने से तिगने दामों में बेच रहे हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार के द्वारा सिर्फ गाइडलाइन बनाई गई है और गाइडलाइन का पालन कराने के लिए अधिकारी ज़रूर लगाए गए हैं, मगर अधिकारी जो हैं, वो अभी तक कहीं न कहीं लापरवाही करते हुए नज़र आ रहे हैं और जिसकी वजह से खामियाजा जनता को भुगतना पड़ सकता है। जी। प्रदूषण के खिलाफ केजरीवाल की ये जो पहल है, इसको अगर पहले दिन में देखें तो जिस तरीके से आपने बताया कि लोगों ने यहाँ पर गाड़ियां बंद भी की जब उनसे करवाई गई, तो लेकिन लोग अब इस पर किस तरीके की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, किस तरीके का रुख लोगों का इस अभियान पर? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस समय इसकी शुरुआत की गई थी, यानी कि कल गोपाल राय के द्वारा और लोगों को जागरूक भी किया गया था, तो लोगों ने गाड़ियाँ भी ऑफ की और ये कहीं न कहीं इस कदम को सराहनीय भी बताया गया और ख़ास तौर पर उनकी बात करें जो कह सकते हैं बुजुर्ग हैं, जिनको साँस लेने में परेशानियाँ होती हैं, जो साँस नहीं ले सकते हैं, बच्चे हो गए या बूढ़े हो गए या बुजुर्ग हो गए, तो कहीं न कहीं उनके लिए भी ये कदम अच्छा बताया गया है और कहीं न कहीं लोगों ने सहयोग भी किया है इसके लिए। मगर देखना होगा क्या आने वाले दिनों के अंदर जैसे-जैसे दिवाली नज़दीक आएगी, तो क्या लोग बाग सहयोग करेंगे क्योंकि लोग बाग ज्यादातर मार्केटों के अंदर अपनी-अपनी व्हीकल लेकर निकलते हैं और कहीं न कहीं उनको पार्किंग की समस्या होती है और यहाँ तक कि रोड जाम हो जाते हैं और यहाँ तक कि जो अपनी गाड़ियाँ लेके निकलते हैं उससे पॉल्यूशन का स्तर भी बढ़ता है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से गाड़ियों की प्रक्रिया की रोक लगाने की यानी कि गाड़ियाँ ऑफ कराने की, तो उसके लिए जनता ज़रूर जागरूक होती नज़र आ रही है। मगर देखना होगा क्या अधिकारी कितने फॉलो करवाते हैं इस नियम को और आने वाले दिनों के अंदर क्या पॉल्यूशन का स्तर जितनी सरकार बता रही है क्या उतना घटता है या उससे कम घटता है? जी। ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अगली खबर को रुक कर लेते हैं और ये खबर मुंबई से है, जहां पर आर्यन खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि आर्यन खान की सुरक्षा एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। आर्थर रोड जेल में वो मौजूद हैं और यहाँ पर उनकी सुरक्षा को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। आर्यन खान जेल में ड्रग सेवन से जुड़े मामले में अन्य आरोपियों से बातचीत नहीं करते। आर्यन खान के जेल की स्थितियों में और वहां की खाना खाने में भी अब सहज नहीं हो पाए हैं और इस वजह से जेल अधिकारियों को उनके स्वास्थ्य की भी चिंता सता रही है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में आर्थर रोड जेल में हैं और उन्हें स्थानीय न्यायालय ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। एनसीबी की कस्टडी खत्म होने के बाद उन्हें और अन्य आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जेल अधिकारियों को आर्यन खान की सुरक्षा की चिंता है, इसलिए आर्यन खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कहा जा रहा है कि उन्हें एक स्वतंत्र और स्पेशल बैरक में भेज दिया गया है। जेल अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से उनका ध्यान रखा जा रहा है और जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक आर्यन खान जेल में ड्रग्स सेवन से जुड़े मामलों में अन्य आरोपियों से बातचीत नहीं करते। आर्यन खान के अंदर की स्थितियों में और वहां के खाने पीने में भी अब तक सहज नहीं हो पाए हैं और इस वजह से जेल अधिकारियों को उनके स्वास्थ्य की चिंता सता रही है। तो मुंबई में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जो पिछले लंबे समय से ड्रग्स केस में फंसे हुए हैं, ड्रग्स का सेवन करने के मामले में जो क्रूज ड्रग्स केस है उसमें आर्यन खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और इस न्यायिक हिरासत में आर्यन खान जो हैं वो अब जेल के अंदर सहज महसूस नहीं कर रहे हैं, इसलिए अधिकारियों को उनके स्वास्थ्य की चिंता के चलते उनकी बैरक को बदला गया है और अब उन्हें एक स्पेशल बैरक में भेजा गया है। आपको बता दें कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें न्यायालय ने भेजा, जिसके बाद एनसीबी की कस्टडी खत्म होने के बाद उन्हें ये हिरासत में भेजा गया था और उसके बाद अब जेल अधिकारियों को आर्यन की सुरक्षा की चिंता है, इसलिए उनकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है क्योंकि जेल के अंदर वो खाना भी नहीं खा रहे हैं और उनका स्वास्थ्य भी कुछ ठीक नहीं है। इस वजह से स्वास्थ्य और सुरक्षा की चिंता के मद्देनजर उनकी जो बैरक है उसको बदल दिया गया है और एक स्पेशल बैरक में उनको रखा गया है।
तो इसी पर मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल जिस तरीके से आर्यन खान की सुरक्षा को बढ़ाया गया है, किस तरीके के हालात जेल के अंदर के बताए जा रहे हैं? देखिए, आर्यन खान को जिस तरह से एक बार फिर से 5 दिन की कस्टडी बढ़ाई गई थी, उसको लेकर आर्यन खान ने जेल प्रशासन को यह आग्रह किया था कि उनको डर लगता है और आसपास में जिस तरह से तमाम और कैदी होते हैं उनको देखकर भी उन्होंने ये चिंता जताई थी कि उन्हें डर लगता है। इसको लेकर जो है स्पेशल बैरक में उनको शिफ्ट किया गया। न सिर्फ उनको बल्कि उनके साथी जो अरबाज मर्चेंट है उनको भी शिफ्ट किया गया है और वहाँ की सुरक्षा बढ़ाई गई है। जो एक पुलिसकर्मी वहाँ काम करते थे, अब 4 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, जेल प्रशासन की तरफ से लगाया गया। तो लगातार उनका खासा ख्याल रखा जाता है, क्योंकि अमूमन युवा को लेकर जिस तरह से बताया जाता है कि ड्रग्स मामले में अगर कोई युवा पकड़ा जाता है तो तमाम जो पुराने कैदी थे वो कहीं कहीं आसपास रहते हैं और उनको इस बात का अंदेशा था, इसीलिए उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फिलहाल आर्यन खान की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। अब इस सुरक्षा के मद्देनजर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी वो है। किस तरीके से उनकी न्यायिक हिरासत फिलहाल चल रही है? देखिए, 11 अक्टूबर को जिस तरह से फैसला आया था माननीय कोर्ट का कि 5 दिन तक एक बार फिर से, क्योंकि बीच में काफी दिनों तक कोर्ट बंद रहने वाली है, इसको लेकर 20 अक्टूबर तक उनको जेल कस्टडी दे दी गई थी, जिसमें उनको रखा गया था। इस दौरान उनको खाने पीने की तमाम जो बातें थी उसको लेकर भी अटकलें लगाई गई कि आर्यन खान कुछ खा नहीं रहे हैं और बहुत सारी चीजों को वो अवॉइड कर रहे हैं, जबकि जेल प्रशासन की तरफ से वो कानूनन और प्रोटोकॉल के हिसाब से वही दिया जाता है जो अन्य सामान्य कैदियों को दिया जाता है। अब ऐसे में जिस तरह से उनके परिवार वालों का कहना है कि सरूख खान ने 4,500 रुपया जो है उनका मनी ऑर्डर किया है, क्योंकि अगर आप पैसा बाहर से देते हैं तो अपनी स्वेच्छा से जो चीजें जेल के अंदर मिलती है वो मंगाकर खा सकते हैं। इस तरह की बातें सामने है। हालांकि आर्यन खान ने सीधे तौर पर वही चीजें मंगाई है जो ऑलरेडी जेल प्रशासन के अंदर, मतलब जेल शासन के अंदर में बेची जाती है। तो जाहिर तौर पर ये कहीं कहीं बड़ी बात है कि आर्यन खान लगातार अब लोगों के बीच में मिलने की कोशिश कर जुड़ने के, जिस तरह से अभी कल बात हुई थी कि एनसीबी जो है खुद जो है आर्यन खान और मर्चेंट का जो है काउंसलिंग करवा रही है, क्योंकि ड्रग्स के बारे में जिस तरह से लगातार ये बातें हो रही थी युवाओं को लेकर, उसको लेकर एनसीबी लगातार कोशिश कर रही थी किस तरह से ड्रग्स को लेकर उनको बताया जाए कि ड्रग्स का बुरा प्रभाव क्या है, ड्रग्स लेने से समाज में क्या प्रभाव है, ड्रग्स का फायदा और नुकसान क्या है, सारी चीजें उनको लेकर जो है काउंसलिंग की जा रही है। ये भी बताया जाए करीब 2 से 3 घंटे उनकी काउंसलिंग की जाती है। सत्यप्रकाश, बताया गया है कि उनके बैरक को भी बदला गया है, कहाँ फिलहाल उन्हें रखा गया है? देखिए, लगातार आर्यन खान ने जिस तरह से बताया कि उनको आसपास के जो तमाम कैदी रहते हैं उनके साथ उनका अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा था, इसीलिए उन्होंने कहा कि मुझे दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि उन्हें डर लगता है। लिहाजा उनको जो है स्पेशल बैरक में रखा गया है। जेल अधिकारियों द्वारा की तरफ से उनका ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि जानकारी सामने यह भी आई कि आर्यन खान जेल में ड्रग्स सेवन से जुड़े तमाम मामले को लेकर काफी चिंतित है। उन्होंने अपनी बातों को माना भी है कि उन्हें उनकी गलती का एहसास है और आगे से भविष्य में ऐसी दोबारा गलती नहीं करेंगे, इस तरह की भी बातें उन्होंने कही है। यानी कि सत्यप्रकाश, एक तरीके से उन्होंने जिस तरीके से ड्रग्स क्रूज मामला है, क्रूज ड्रग्स मामला, इसमें उन्होंने ये कबूल लिया है कि उन्होंने भी ड्रग्स का सेवन किया था। देखिए, उन्हें एहसास है कि उन्होंने जो ड्रग्स लिया था, चाहे उनके पास मिला या ना मिला हो, लेकिन उसके लिए भी उन्होंने माना है कि उन्होंने ड्रग्स लिया है और उनके साथी अरबाज मर्चेंट के पास जो 6 ग्राम कोकीन मिला था वो उनके लिए मंगाया गया था, इस तरह की जानकारी मिली है। तो ऐसे में वो लगातार अब कह रहे हैं कि दोबारा ऐसी भविष्य में गलती नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो बाहर निकलेंगे तो देश के लिए ऐसा कुछ करेंगे जो उनके लिए गौरवान्वित हो। तो इस तरह की बातें जो है लगातार आर्यन खान अब कर रहे हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल एनसीबी की कार्रवाई कहाँ तक पहुंची? देखिए, एनसीबी लगातार छापेमारी कर रही है। जैसा कि अभी एक दिन पहले ही एनसीबी ने मुंबई के अलावा जो है बिहार में एक टीम गई है, जबकि पालघर जिले में भी लगातार छापेमारी की गई है, क्योंकि जिन 30 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है, पर 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें से जो इनपुट मिल रहा है उसी इनपुट के आधार पर एनसीबी लगातार छापेमारी भी कर रही है, क्योंकि एनसीबी पहले भी कह चुकी थी जो ड्रग्स का नेक्सस है उसको तोड़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि युवाओं में जो ड्रग्स का नेक्सस लगातार फैल रहा है उसको बंद करना बेहद जरूरी है। उसको लेकर जिस तरह से युवाओं ने तमाम जानकारियां दी है, इनपुट दी है, उसी इनपुट के आधार पर एनसीबी लगातार छापेमारी भी कर रही है।
फिलहाल जिस तरीके से एनसीबी लगातार छापेमारी कर रही है, कि और भी किसी बड़े चेहरे का नाम इसमें सामने आ सकता है सत्य प्रकाश? बिल्कुल, देखिए अभी जो तमाम बॉलीवुड से जुड़े तमाम लोग जो गिरफ्तारियां हुई है, जिनको हिरासत में लिया गया है और जिनको समन किया गया है, उनमें ऐसी जानकारी है कि आने वाले समय में और तमाम बॉलीवुड सितारे के कई लोग जो है इसकी चपेट में आ सकते हैं, क्योंकि ड्रग्स के जाल में कहीं कहीं फिल्म इंडस्ट्री में पूरी तरह से फैला हुआ है। उसी को तोड़ने के लिए जो है एनसीबी एक स्पेशल मुहिम चला रही है, जिससे ड्रग्स का नेक्सस तोड़ा जाए। लेकिन इनपुट के आधार पर जब तक एनसीबी पूरे तरीके से तैयार नहीं हो जाती, तब तक बॉलीवुड में हाथ डालना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जब तक आपके पास पुख्ता सबूत न हो तब तक संभव नहीं होता, क्योंकि कोर्ट को भी फिर सवाल जवाब का तलब करना पड़ता। तो तमाम चीजें हैं जो एनसीबी से आ रहे हैं, लेकिन एनसीबी किसी नेक्सस की वजह से ही लगातार छापेमारी कर रही है कि किसी एक एंगल को खोजा जाए, जिससे ये पता लगे कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में किस शख्सियत को कौन ड्रग्स मुहैया करवाता है। जी फिलहाल जिस तरीके से लगातार इस मामले में कार्रवाई आगे बढ़ती जा रही है, बड़े चेहरों के भी नाम सामने आ सकते हैं, लेकिन सबसे अहम बात है ये है कि आखिर किस तरीके से जो लगातार बॉलीवुड का जो पूरा कह सकते हैं कि एक गिरोह बना हुआ है, जो लगातार ड्रग्स को सेवन करता है, ड्रग्स का, ड्रग्स की कालाबाजारी करता है, इसको एनसीबी किस तरीके से खत्म कर पाएगी? देखिए, ये बात तो बिल्कुल किसी से कि बॉलीवुड में ड्रग्स का सेवन होता है, हर पार्टियों में होता है, हर पब में होता है। बॉलीवुड के सितारे जहाँ जाते हैं, अक्सर वहाँ ड्रग्स का सेवन किया जाता है। दरअसल जब रेड मारी जाती है या छापेमारी की जाती है, इसी दौरान उनकी धरपकड़ होती है। इस बीच में अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो चीजें रह जाती है। ऐसे में एनसीबी जब से छापेमारी कर रही है या धरपकड़ कर रही है, तो इस दौरान बड़े पैमाने पर ड्रग्स भी बरामद हुआ है, बड़े पैमाने पर सितारों के नाम भी आए हैं, उनकी गिरफ्तारियां भी हुई, केसेस भी चल रहे हैं। तो ऐसे में लगातार कोशिश यही जारी है कि जिनके नाम आए हैं या जिनसे को गिरफ्तार किया या हिरासत में लगे, उनकी के आधार पर एक बार फिर से छापेमारी किया जाए, क्योंकि लगातार नेक्सस जो है कहीं कहीं बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अभी गुजरात में भी देखा जाए बड़े पैमाने में केस मिली है, मुंबई में भी देखा जाए कि एयरपोर्ट पर भी तमाम ड्रग्स से अलग अलग तरीके से जो है विदेशों को मंगाया जा रहा है, अपने पेट में ड्रग्स लेकर आ रहे हैं। तो तमाम तरह के मोडल्स जो एक के बाद एक खुलते जा रहे हैं, उसको लेकर कहीं न कहीं शिकंजा कसने की तैयारी में एनसीबी है। ठीक है सत्य प्रकाश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अगली खबर की रुख कर लेते हैं, जो पंजाब से है, जहां पर पंजाब में डेंगू और मलेरिया के मामलों की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार ने अहम कदम उठाए हैं। इन कदमों के तहत निजी अस्पतालों को आवश्यक निर्देश भी जारी किए गए। निर्देशों के तहत डेंगू टेस्ट के लिए 600 रुपये से अधिक चार्ज वसूल नहीं किया जा सकेगा। अगर कोई वसूलता है तो नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और नियमों के उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी। सरकारी अस्पतालों में डेंगू टेस्ट मुफ्त किए जाएंगे और इसके साथ ही डेंगू रोकथाम के लिए अन्य प्रभावी कदम भी उठाए जाएंगे। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी ने हाई लेवल मीटिंग के बाद ये तमाम जानकारी साझा की और तमाम अधिकारियों और निजी अस्पतालों को निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि पंजाब में अब तक डेंगू के 8,500 नए मामले सामने आ चुके हैं और वहीं कहर भी इसका लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां सोमवार को सुबह बठिंडा में गीतकार दीपा घोलिया का निधन भी हो गया और उनको गत दिनों डेंगू ही हुआ था, जिसके कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से ये तमाम निर्देश निजी अस्पतालों को और सरकारी अस्पतालों के लिए जारी किए गए हैं, उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी द्वारा हाई लेवल मीटिंग उन्होंने की और इस मीटिंग में क्या कुछ खास रहा और डेंगू और मलेरिया के लिए किस तरीके के फिलहाल निर्देश जारी किए गए हैं? फॉगिंग को लेकर पूरी तरह से जोर दिया जा रहा है कि ज्यादा कोशिश की जा रही है कि जितनी ज्यादा हो सके फॉगिंग की जाए। साथ ही साथ इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि जहाँ जहाँ पानी खड़ा है उसे एक चीज का ये बंदोबस्त किया जा रहा है कि जो पानी खड़ा हुआ है उसको भी डिसइंफेक्ट किया जाए, क्योंकि सिर्फ डेंगू की अगर बात करते हैं तो मेजर केसेस में कि वहां पे सिर्फ साफ पानी की जरूरत होती है। और दूसरी बात है टेस्टिंग के लिए। देखिए, टेस्टिंग में सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि आपको डेंगू और कोरोना दोनों की लक्षण काफी मिलते जुलते हैं और ऐसे में लोगों को बहुत ज्यादा टेंशन है कि क्या उन्हें डेंगू तो नहीं है, तो कहीं उन्हें कोरोना तो नहीं है। इस चीज की कंफ्यूजन के बीच में लोग कई बार सेल्फ मेडिकेशन ले लेते हैं, जिसका बहुत गलत असर होता है। तो ऐसे में एक और चीज सुनिश्चित की गई है पंजाब सरकार तो डेंगू की टेस्टिंग अगर आप प्राइवेट पे कराते हैं तो उसको 600 रुपए पे फिक्स कर दिया गया कि 600 रुपए से ऊपर चार्ज नहीं कर सकते हैं।
तो ये अगर हम सरकारी में जाते हैं, सरकारी में टेस्टिंग को फ्री रखा गया है। और अगर हम पंजाब की बात करें तो करीब 8500 या 8,500 के करीब डेंगू के केसेस आ चुके हैं। तो ऐसे बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि लगातार टेस्टिंग की जाए, लगातार लोगों को अवेयर किया जाए और लगातार घरों में खड़े पानी को चेक किया जाए कि कहीं वहां पानी तो नहीं खड़ा, कहीं कहीं पे अगर क्या पुराने बर्तन या ड्रम वगैरह पड़े होते हैं वहां पे पानी खड़े होने के कारण, क्योंकि लगातार बारिश भी हो रही है पंजाब में अलग अलग हिस्सों में, तो ऐसे में पानी खड़े होने का रिस्क रहता है और वहां से ही डेंगू की मच्छरों के पनपने की संख्या और ज्यादा बढ़ जाती है। जी डेंगू का फिलहाल जिस तरीके से कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और अभी हमने देखा सोमवार को जिस तरीके से एक गीतकार की माफ कीजिएगा, गीतकार का निधन डेंगू की वजह से हुआ। ये जो तमाम स्थितियां हैं इसको सुधारने के लिए हालांकि निर्देश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन इन निर्देशों का कितना असर फिलहाल पंजाब में देखने को मिल रहा है? सीधे तौर पे असर दिख रहा है कि टेस्टिंग के 8500 के करीब केसेस आए हैं। इसका एक रीजन यही था कि टेस्टिंग लगातार की जा रही है, टेस्टिंग लोगों के बीच में की जा रही है, लोगों को ज्यादा अवेयर किया जा रहा है, गली मोहल्लों में टीम्स जा रही हैं। आपको कहने से अभी से पहले भी हमने रिपोर्ट किया था कि 10 दिन के लिए बकायदा एक ड्राइव चलाई गई थी जिसमें घर घर जाके लोगों की चेकिंग की जा रही है, कि टैंकियों में चेकिंग की जा रही है और जहां पर भी यहाँ पे लोगों की लापरवाही की पाई जा रही है तो वहां पे फाइन भी किया जा रहा है ताकि लोग अवेयर रहें। क्योंकि ऐसे में डेंगू एक ऐसी बीमारी है जिसे अगर आप प्रॉपर तैयारी रखें तब आप इस बीमारी से बच सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि प्रशासन अगर प्रशासन सुनिश्चित कर रहा है कि जितना हो सके वो अपनी तरफ से बंदोबस्त पूरे रखे। चाहे हम वो बात करें कि टैंकियों को कवर रखा जाए, कि टैंकियों में बाकायदा चेक किया जाता है, उसके बाद कहीं पे भी कोई खुला बर्तन नहीं है जहाँ पे पानी स्टोर हो सके। साथ साथ लोगों के घर जाके उन्हें अवेयर करना, उन लोगों को सिम्टम्स बताना और लोगों को टेस्टिंग के लिए अगर हमें प्रोत्साहित करना। कि देखिए सबसे ज्यादा लोगों में डर था कि पहले कोरोना के केसेस और डेंगू केसेस कहीं ना कहीं काफी हद तक मिलते जुलते हैं, तो ऐसे में ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है लोगों को कि आप टेस्टिंग जरूर कराने जाए, किस दोनों की ही टेस्टिंग कराएं। अगर आपको कोरोना के सिम्टम्स जैसे लगते हैं तो आप कोरोना टेस्टिंग जरूर कराएं, अगर आपको डेंगू के सिम्टम्स लगते हैं तो आप डेंगू की टेस्टिंग जरूर कराएं। ऐसे में कॉस्ट तो अगर हम कहेंगे बैलेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि देखिए सरकारी हॉस्पिटल में फ्री टेस्टिंग है पर कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता कि आप सरकारी हॉस्पिटल आए क्योंकि घर के इतने नजदीक नहीं होता है, कई और रीजन होते हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स आपके घर के नजदीक हो। तो इसलिए इस बात की लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में सिर्फ रेट के चलते कि टेस्टिंग बहुत महंगी है उसके चलते ना ऐसा ना हो कि लोग ना जाए, तो इसलिए उस पर कैप रखा गया है 600 रुपए का। इस 600 रुपए के कैप का पूरा फायदा आम जनता को मिलेगा, इसलिए तो लोगों में झिझक नहीं आएगी कि अगर उन्हें टेस्ट कराने की जरूरत लगी तो एटलीस्ट लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकते हैं। क्योंकि आमतौर पे जो लोग सक्षम है, जो अगर हम कह सकते हैं कि जिनको 600 रुपए देने में कोई दिक्कत नहीं है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल प्रेफर करते हैं, तो जल्दी टेस्टिंग हो जाती है और जल्दी ही रिपोर्ट आ जाती है। वहीं सरकारी हॉस्पिटल में गरीब लोगों के लिए एक ऑप्शन खुला रहता है, क्योंकि अगर हर कोई सिर्फ सरकारी में जाएगा तो कहीं ना कहीं डिले होता हुआ नजर आएगा, और कई बार जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट में जाना उनको भी काफी ज्यादा समय लग जाता है टेस्ट करवाने में। तो ऐसे में अगर हम कहें एक मार्जिन या हम कहें कि एक रेट लिस्ट सेट करना प्राइवेट में आम जनता के लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा, तो वही गरीब तबके को भी इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि फिर इससे सरकारी हॉस्पिटल में बोझ कम हो जाएगा, तो वो वहां पे जाके अपना टेस्ट करा पाएंगे। जी निजी अस्पतालों के लिए जिस तरीके से सरकार ने या फिर यूं कहीं कि उप मुख्यमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग के बाद एक जो निर्धारित कर दिया है रेट कि आप 600 रुपए से ऊपर नहीं लेंगे, इस आदेश को, इस निर्देश को निजी अस्पताल किस तरीके से ले रहे हैं? देखिए आदेश कल जारी किया गया, अब ये सवाल कुछ दिनों तक ही क्लियर हो पाएगा क्योंकि कई फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं कि क्राउड कितना आ रहा है। अगर देखिए जितना ज्यादा लोग टेस्टिंग कराएंगे उतना ही रेट को ओवरऑल हम कहेंगे रेट कंपैरेटिवली स्टेबल रहेंगे। पर अब सवाल ये होता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ से कुछ मार्जिन चेक करके ही रेट दिए होंगे, क्योंकि लगातार हम कहेंगे उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी ने सभी प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स सबसे एक कंबाइंड राय ली गई थी और उसके बाद ये रेट तय किए गए थे। तो ऑल ओवर हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के खर्चे को और प्रॉफिट मार्जिन सब कुछ चीज हर एक फैक्टर को कंसिडर किया गया होगा। पर अगर कहीं ना कहीं इस लॉस की स्थिति नजर आएगी तो मेरे ख्याल से सरकार की तरफ से कंपनसेशन भी दिया जा सकता है। खैर पर वो अगर हम देखेंगे कि प्राइवेट हॉस्पिटल से अगर आवाज उठाई जाती है तब होगा, पर अभी तक ऐसा कोई विरोध या फिर कोई भी कंप्लेंट सामने एटलीस्ट नहीं आई है। जी इसी के साथ डेंगू का कहर लगातार जिस तरीके से पंजाब में देखने को मिला है अमित, तो सरकार क्या कुछ कर रही है डेंगू से बचने के लिए और लोगों को बचाने के लिए? किस तरीके से तमाम जो सुविधाएं हैं वो लोगों को मुहैया कराई जा रही हैं? देखिए सबसे पहले ग्राउंड लेवल पे अवेयरनेस, अगर हम कहें कि एमसी नगर निगम की टीमें बनाई गई हैं, हेल्थ की टीमें बनाई गई हैं नगर निगम टीमों के साथ,
ये लोग निकलते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, ब्लॉक ब्लॉक जा रहे हैं। जैसे कि एक सोसाइटी में आज अगर एक टीम गई है तो अगले दिन दूसरी सोसाइटी, तो ऐसे में कोशिश की जा रही है पूरा एरिया, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लमसम एक अवेयरनेस ड्राइव चला दी है, नहीं, पर मतलब कि सोसाइटी सोसाइटी जाके लोगों को अवेयर किया जा रहा है, एरिया टू एरिया लोगों को अवेयर किया जा रहा है, ताकि कोई भी एरिया रह ना जाए। उसके से अवेयर नहीं किया जा रहा है, घर जाके चेकिंग हो रही है, जहाँ पे लगता है कि पानी खड़ा हो सकता है या डेंगू के मच्छर पनप सकते हैं, वहां जाके बकायदा विजुअल इंस्पेक्शन हो रही है, मतलब कि फिजिकल इंस्पेक्शन की जा रही है कि यहाँ पे कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं है। और उसके बाद इन सब चेकिंग के बाद जब सब कुछ सही होता है, तब वहां पे उसके बाद फॉगिंग भी कराई जा रही है। तो अपनी तरफ से अगर हम कहेंगे, जहां नगर निगम के पॉसिबल ये हम कहेंगे हेल्थ डिपार्टमेंट के अंतर्गत जितने भी होते हैं वो सभी स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। वहीं उसके बाद रेट्स मॉनिटर किए जा रहे हैं, अगर जैसे बोला कि टेस्टिंग के लिए रेट्स मॉनिटर किए जा रहे हैं और साथ साथ लोगों को अवेयर किया जा रहा है। तो ये कुछ एक हम कह सकते हैं इनिशिएटिव सरकार की तरफ से लिए गए। अब खुद लोगों को भी अवेयर होने की जरूरत है कि लोगों को भी अपनी खुद की टंकियां, क्योंकि देखिए टीम जो अगर हम कहें कि सरकार की तरफ से जो टीमें भेजी गई वो हर रोज नहीं आ सकती, पर लोग खुद अपने घर रेगुलरली चेक कर सकते हैं। और अगर उनको लगता है कि अगर यहाँ पे पानी खड़ा है तो वहाँ पे वो जो रिक्वायरमेंट है या जो भी हम कहें पेट्रोल या कुछ भी डालने के लिए जो केमिकल डालने के लिए कहा गया, तो उसका इस्तेमाल वो कर सकते हैं। जी लगातार फॉगिंग की जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन अहम बात ये कि क्या लोग जागरूक इससे हो रहे हैं, और अगर जागरूक हो भी रहे हैं तो क्या लोग जो लापरवाही लगातार हम डेंगू के समय करते हैं, क्योंकि बारिश का भी देखिए सीजन है और लगातार पानी जगह जगह एकत्रित हो जाता है बारिश की वजह से, क्या लोगों की लापरवाही भी कहीं ना कहीं देखने को मिली या फिर लोग वाकई जागरूक हो रहे हैं? देखिए, केसेस जब टीम्स ने फिर इंस्पेक्शन शुरू की थी तो केसेस मिले थे लोगों के घरों में, जैसे सोसाइटीज में जा रहे थे, कुछ घरों में कुछ टैंकियों में, अगर सीधे तौर पे वाले जो टैंकी ऊपर से खुली हुई थी वहां पर डेंगू के लार्वास मिले थे। ऑफ कोर्स उनको मार दिया गया था, उन लार्वास को उनमें दवाइयां डाल दी गई थी, क्लोरीन वगैरह जो होती हैं। पर उसके बाद लोगों को अवेयर बताया गया था कि भले ही आपको लगता हो कि आपका टैंकी बिल्कुल सेफ हो, पर आपको खुद एक बार जाके चेक करने की जरूरत है। तो कई बार जो टैंकियां कवर्ड भी होती है वहां पे भी ओपनिंग होती है और उसके अंदर मच्छर चले जाते हैं। तो उसके बाद लोगों को सीधे तौर पे ये सलाह दी गई है कि अगर आपकी टैंकी बिल्कुल बंद भी है तो एक बार आप अपनी टैंकी खुद मैनुअली जाके खोल के इंस्पेक्ट करें, क्योंकि अगर कहीं पे भी कोई भी छोटी सी ओपनिंग होती है तो वो खुद आपके लिए और आपके परिवार के लिए रिस्क फैक्टर होता है, क्योंकि आपके घर के ऊपर की टैंकी है तो मच्छर सबसे पहले आपके घर में ही आएंगे और आप ही सबसे पहले रिस्क फैक्टर में रहेंगे। तो केसेस आ रहे हैं, और अगर हम कहें कि जहाँ पे केसेस डेंगू के नहीं, मैं बोलता हूँ वायलेशन के केसेस भी नजर आए हैं, पर अभी के लिए अगर हम कहें कि फाइन पे ज्यादा जोर नहीं दिया जा रहा है, लोगों को अवेयर करने में ज्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि जितनी जल्दी लोग अवेयर हो जाएंगे उतना ही ज्यादा जल्दी डेंगू का रोकथाम होगा। क्योंकि कोरोना के बाद एक दूसरी बड़ी सिरदर्दी सरकार के लिए कोरोना बनता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि लोग जल्द से जल्द अवेयर हो जाएं और कोशिश करें कि अपने सेल्फ इंस्पेक्शन स्टार्ट करें। जी ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार जिस तरीके से पंजाब में डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है उसको लेकर सरकार जो है वो एक बार फिर से सतर्क है और तमाम चीज़ें सुलझाती नजर आ रही है। तो चलिए अगले खबर की रुख कर लेते हैं, जो चंडीगढ़ से है, जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू और ऑब्जर्वर हरीश चौधरी के बीच करीब 5 घंटे तक एक बार फिर से बैठक हुई। इससे पहले ये बैठक चंडीगढ़ में हुई थी और इससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू, हरीश चौधरी, परगट सिंह और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बीच कई घंटे की बैठक भी आयोजित की गई थी। हालांकि सिद्धू और चौधरी के बीच हुई बैठक के बारे में ना तो सिद्धू कुछ बोले और ना ही चौधरी। बैठकों का सिलसिला सिद्धू के 15 अक्टूबर को सोनिया गांधी को लिखे पत्र के सार्वजनिक होने के बाद से जारी है, और जिससे समझा जा सकता है कि सिद्धू इन बैठकों में चन्नी सरकार को वो अब काम प्रमुखता से करने के लिए दबाव बना रहे हैं, जिस पर अमल न होने पर वो नाराज भी हो रहे हैं। इस मामलों में बेअदबी का मुद्दा और उस पर कार्रवाई, नशे पर नकेल, रेत माफिया, महंगी बिजली से निजात और निजी बिजली कंपनियों से किराए किए समझौते पर पंजाब के हितों में फैसले लेने सहित कुल 13 मुद्दे शामिल हैं। 13 सूत्रीय ये एजेंडा जो है वो सिद्धू ने सोनिया गांधी को पत्र में लिखकर भेजा था, जिसमें कई अहम मामले शामिल हैं, जिसके बाद से ही लगातार बैठकों का दौर जारी है। लगातार बैठकों का दौर पंजाब में जारी है। आपको बता दें कि पंजाब में बैठक जिस तरीके से लगातार चल रही है उसमें अब देखना होगा कि किस तरीके से मंथन के बाद सिद्धू एक बार फिर से क्या कोई नया पैंतरा यहाँ पर खेलते हैं, या फिर एक बार फिर से हाईकमान ने जिस तरीके से उन्हें मनाया है उसके बाद वो चुनावों तक ठीक रहेंगे। आपको बता दें कि 13 सूत्रीय एजेंडा जो है वो पेश किया है सिद्धू ने, और सोनिया गांधी को इसके लिए पत्र भी लिखा है, और उस पत्र में उन्होंने बेअदबी का मुद्दा, रेत माफिया, खनन माफिया, भू माफिया और इसी के साथ साथ नशे की
चपेट में जो युवा आ रहे हैं वो महंगी बिजली से निजात और निजी बिजली कंपनियों से किए गए समझौतों पर पंजाब के हितों में फैसले लेने के लिए कुल 13 मुद्दे शामिल हैं। और इसी के साथ इस चिट्ठी के साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू सीधे तौर पर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर यह दबाव बनाते नजर आ रहे हैं। ये दबाव बनाते दिख रहे हैं कि अब उनको काम प्रमुखता से करना चाहिए क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव बहुत ज्यादा नजदीक है। तो आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू और ऑब्जर्वर हरीश चौधरी के बीच एक बार फिर से 5 घंटे की बैठक हुई है। इससे पहले हरीश चौधरी, नवजोत सिंह सिद्धू और परगट सिंह और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बीच कई घंटे तक बैठक चली थी और अब ये बैठक हरीश चौधरी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच हुई है। इस बैठक में क्या कुछ खास रहा, क्या कुछ किन मुद्दों पर बात हुई, इस पर ना तो सिद्धू कुछ बोले हैं और ना ही हरीश चौधरी। लेकिन अहम बात यह है कि सिद्धू की चिट्ठी के बाद से ही लगातार पंजाब में सियासी समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। तो नवजोत सिंह सिद्धू और ऑब्जर्वर हरीश चौधरी के बीच करीब 5 घंटे तक बैठक हुई है। बैठक ये चंडीगढ़ में हुई। इससे पहले भी नवजोत सिंह सिद्धू, हरीश चौधरी, परगट सिंह और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बीच कई घंटे लंबी बातचीत भी हुई थी। हालांकि सिद्धू और चौधरी के बीच हुई इस बैठक के बारे में ना तो सिद्धू कुछ बोलने को तैयार है और ना ही हरीश चौधरी। लेकिन आपको ये बता दें कि बैठकों का सिलसिला सिद्धू के 15 अक्टूबर को सोनिया गांधी को लिखे पत्र के सार्वजनिक होने के बाद से जारी है। समझा जा रहा है कि सिद्धू इन बैठकों में चन्नी सरकार को अब प्रमुखता से काम करने के लिए दबाव बना रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी समय है, अगर प्रमुखता से काम करेंगे तो आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बढ़त मिल सकती है। और इसी के साथ आपको बता दें कि 13 सूत्रीय एजेंडा नवजोत सिंह सिद्धू ने पेश किया था और इस एजेंडे के तहत बेअदबी मामले में कार्रवाई, नशे पर नकेल, रेत माफिया, महंगी बिजली से निजात और निजी बिजली कंपनियों से किए गए समझौते पर पंजाब के हितों में फैसले लेने सहित कुल 13 मुद्दे शामिल है। अब ये 13 मुद्दे क्या क्या है ये तो नवजोत सिंह सिद्धू ने ज़्यादा खुलासा नहीं किया, लेकिन जो अहम मुद्दे हैं वो आपको बता रहे हैं, जिसमें सबसे ऊपर बेअदबी का मुद्दा। तो इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए पंजाब से ब्यूरो चीफ कुलवीर दीवान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलवीर जी, जिस तरीके से कल एक बार फिर से हरीश चौधरी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच बैठक हुई, हालांकि कोई भी इस पर बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से क्या कोई खबर निकलकर सामने आई? चलिए, संपर्क हमारा उनसे टूट गया है। एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरीके से लगातार पंजाब में बैठकों का दौर जारी है, उस बीच एक बार फिर से नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब कांग्रेस में ऑब्जर्वर हरीश चौधरी के बीच 5 घंटे तक लंबी बातचीत हुई है। तो नवजोत सिंह सिद्धू, हरीश चौधरी, परगट सिंह और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बीच पहले भी कई बार बैठक हो चुकी है। हालांकि पंजाब में विधानसभा चुनाव नज़दीक है और इन्हीं विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र लगातार सिद्धू जो है वो सरकार से अच्छे तरीके से और गंभीरता से काम करने और तमाम समीकरणों को सुधारने की अपील कर रहे हैं। कुलवीर जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं पंजाब से ब्यूरो चीफ। कुलवीर जी, फिलहाल जिस तरीके से लगातार बैठकों का दौर पंजाब में जारी है और एक बार फिर से नवजोत सिंह सिद्धू और हरीश चौधरी के बीच बैठक हुई है, इस बैठक में क्या कुछ खास रहा? सूत्रों के हवाले से क्या कुछ जानकारी मिली? देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू इन बैठकों में दबाव बना रहे हैं कि जो 13 नुक्ते हैं, जो 13 पॉइंट उन्होंने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर जिन 13 पॉइंट पर काम करने की जरूरत बताई है, उन पर काम करने के लिए दबाव जो है वो बढ़ा रहे हैं सरकार पर। मुख्यमंत्री चन्नी के साथ जो बैठक हुई परसों और कल जो बैठक जो है हरीश चौधरी के साथ हुई, इसमें तमाम उन्होंने ये कहा कि मुद्दों पर काम किए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता, क्योंकि जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं वो कांग्रेस के प्रधान हैं और कांग्रेस प्रधान होने के नाते उनको विधानसभा चुनाव के लिए जरूरी है कि एक खाका तैयार करें जिस पर
जिस पर वो जनता से वोट मांग सकें कि हमने ये काम किए थे और ये वायदे किए थे। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू मानते हैं कि ये जो वायदे 2017 में किए गए थे वो तमाम अधूरे हैं, और खासतौर पर बेअदबी का मामला हो, ड्रग्स का मामला हो, रेत माफिया का मामला हो, या बिजली महंगी और बिजली के साथ जो समझौते किए निजी कंपनियों के साथ है, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस ने वादे तो किए थे 2017 में, लेकिन अमल नहीं हुआ, और इनको प्रमुखता से जो पंजाब के लोग हैं वो देख रहे हैं। तो ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू चाहते हैं कि ऐसे मामले जो है वो पहले उन पर काम होना चाहिए, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, और इन पर यदि काम ना हुआ तो कांग्रेस जो है वो जनता के बीच वोट मांगने कैसे जाएगी। नवजोत सिंह सिद्धू की अपनी चिंता जो है वो उसको समझा भी जा सकता है, वो तर्कशील भी है, लेकिन सरकार जो है उसका एक काम करने का अपना ढंग होता है, वो अपनी शैली उसकी होती है जिस शैली से चरणजीत सिंह चन्नी चल रहे हैं। तो हो सकता है कि सरकार को लग रहा हो कि पहले प्रमुखता के तौर पर और काम जो है वो निपटाए जाए, लेकिन सिद्धू जो है सिद्धू चाहते हैं कि जो प्रमुख मुद्दे हैं, जो वादे मुख्य तौर पर किए गए थे, उनको पूरा किया जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कसमकस चल रही है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार के बीच में, क्योंकि पार्टी के लिए जिम्मेवारी ये है कि विधानसभा चुनाव में बिना काम यदि सरकार नहीं करती काम तो पार्टी जो है वोट कैसे मांगेगी। तो ऐसे में एक बड़ा दबाव जो है वो नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा इन बैठकों के जरिए बनाया जा रहा है, और रात भी एक बैठक जो है हरीश चौधरी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच हुई है। लेकिन कुलबीर जी, जिस तरीके से लगातार सबसे अहम मुद्दों पर अगर हाईकमान चाहता है बात करना और उनको प्रमुखता से आगे रखना, उन पर काम करना, तो सबसे अहम मुद्दा, पंजाब का सबसे बड़ा मुद्दा तो बेअदबी का मुद्दा है। और देखिए जनता में किस तरीके से रोष है बेअदबी के मुद्दे को लेकर, जो कार्रवाई नहीं हुई है उसको लेकर, वो हम समझ सकते हैं। जिस तरीके से सिंघू बॉर्डर पर निहंग सिखों ने खुद अपनी एक शख्स की हत्या, जब उसने बेअदबी की उसके बाद उस शख्स की हत्या कर दी गई, उसके हाथ पैर काट दिए गए, और उसके बाद ज्यादा खून बहने से उसकी हत्या हुई, और खुद उसके बाद निहंग सिख आगे आकर इस बात की जिम्मेदारी भी ले रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर एक ही बात कही कि अगर प्रशासन और सरकार हमारा साथ नहीं देगी तो हम ही इस तरीके के काम करने होंगे जिससे बेअदबी करने वालों को सजा मिल सके। ये दर्शाता है कि किस तरीके से बेअदबी का जो मुद्दा है वो जनता में अब कितना प्रमुख है, और इसी पर कार्रवाई नहीं हो रही है अभी। देखिए बिल्कुल, ये जो सिंधु बॉर्डर पर घटना, चाहे वो बेअदबी हुई या फिर उसके बाद जो एक जघन्य कत्ल जो है वो सामने आया, इन दोनों की निंदा की जा सकती है और इन दोनों को सही नहीं माना जा सकता। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई उसने एक बार फिर कांग्रेस सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है कि बेअदबी के मुद्दों में इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने प्रमुखता के साथ वादा किया था 2017 में कि यदि सरकार बनती है कांग्रेस की तो बेअदबी के जो दोषी हैं उनको सजा दी जाएगी। लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ, जिसकी सिद्धू लड़ाई लड़ रही हैं, और यही एक वजह है कि नवजोत सिंह सिद्धू चाहते हैं कि ऐसे मुद्दे जो हैं उन पर अब सरकार के पास, क्योंकि 3 से 4 महीने का समय जो है वो बचा हुआ है, लिहाजा उन पर काम करके जनता के बीच जाने के लायक बना जाए, ताकि जनता को ये बताया जा सके कि उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं। अन्यथा जो जनता है वो यदि 2017 के वादे नहीं पूरे किए गए तो 2022 में यदि चुनाव में वो वोट मांगने जाएगी कांग्रेस, तो निश्चित तौर पर उनसे वो सवाल पूछे जाएंगे, और ये जनता पूछेगी कि किस आधार पर इस बार कांग्रेस पर विश्वास किया जाए। जी बिल्कुल, और ये सवाल जनता का पूछना लाजमी भी है, लेकिन सबसे अहम बात तो ये है ना कि देखिए जनता सवाल पूछना चाहती है कि किस पर आप पर भरोसा किया जाए, विश्वास किया जाए, और वही कांग्रेस अभी अपने ही आत्ममंथन में गुम है। और अभी तक जनता के बीच में कांग्रेस का कोई ऐसा अधिकारी नहीं गया जो अपनी उपलब्धियां गिनवा सके। देखिए, कांग्रेस के पास जनता में जाने के लिए फिलहाल ना तो समय है, क्योंकि जो अपना कलह चल रहा है उसी से पार नहीं पाया जा रहा, और ना ही कारण है कोई, क्योंकि कारण इसलिए नहीं है कि कांग्रेस खुद ही कह रही है कि जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। तो ऐसे में क्या ये कहें कि क्या तर्क लेकर जनता के पास जाए, और जब कला है वो भी कहीं ना कहीं इसलिए है, वो भी शांत नहीं हो रही। तो कांग्रेस पहले चाहती है कि कांग्रेस की कला जो है वो शांत हो जाए, उसके बाद जनता में जाया जाए, और वो भी काम करके। और सिद्धू क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं पंजाब कांग्रेस के, और उनकी चिंता समझी भी जा सकती है कि बिना काम किए जनता में जाना बेकार होगा, और नुकसान जो है विधानसभा चुनाव के नतीजों के तौर पर भुगतने पड़ सकते हैं। और यदि कांग्रेस यहाँ पर असफल होती है
तो नवजोत सिंह सिद्धू का जो राजनीतिक कैरियर है वो कहीं ना कहीं वो दांव पर लग जाएगा, क्योंकि एक बड़ा जोखिम जो है वो नवजोत सिंह सिद्धू ने उठाया है। बेशक उन्होंने अध्यक्ष पद लिया है, लेकिन उनकी राह में जो है वो कांटे बहुत हैं और अपने ही घर के दुश्मन जो हैं वो कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू को सफल होते नहीं देखना चाहते। लिहाजा नवजोत सिंह सिद्धू यदि ये लड़ाई हारते हैं तो निश्चित तौर पर उनके राजनीतिक कैरियर के लिए एक बड़ा धक्का जो है वो साबित हो सकता है। कुलबीर जी, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस में मंथन का दौर जारी है और कांग्रेस लगातार बैठक पर बैठक कर रही है, इन बैठकों का क्या वाकई कोई समाधान निकल पाएगा और विधानसभा चुनावों में क्या कांग्रेस वाकई उतनी ही मजबूती के साथ जा पाएगी जितनी मजबूती के साथ वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाम पर जाती थी? देखिए, समाधान नहीं निकल रहा है, इसीलिए बैठकों का दौर जारी है, क्योंकि लगातार चाहे वो दिल्ली में बैठकें हो रही हों, पंजाब में बैठकें हो रही हों, समाधान यदि निकलता तो बैठकों का सिलसिला रुक के जो कांग्रेस है वो तैयारी के साथ जनता के बीच जाती है, लेकिन क्योंकि समाधान नहीं हो रहा इसीलिए बैठकों की की जा रही है। ठीक है कुलबीर जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां पीसीसी प्रमुख कमलनाथ ने सत्तारूढ़ बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी ने कांग्रेस उम्मीदवार नितेंद्र सिंह को लुभाने की कोशिश की है। उन्होंने मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया और कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो उनके पास राज्य में एक असली लोकायुक्त होगा। पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र में एक उपचुनाव रैली को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा कि सत्तारूढ़ दल ने हमारे उम्मीदवार को बीजेपी ने लुभाने की कोशिश की है और बीजेपी में शामिल करवाने की कोशिश की, लेकिन उनके पास कांग्रेस का डीएनए है और वो एक स्वतंत्रता सेनानी के पोते हैं। लोकायुक्त की प्रामाणिकता पर बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कांग्रेस मध्य प्रदेश में सत्ता में लौटती है तो हमारे पास एक असली लोकायुक्त होगा, ना कि नकली लोकायुक्त। कमलनाथ ने कहा कि लोकायुक्त के चयन को श्रृंखला वकीलों, शिक्षकों और डॉक्टरों से शुरू की जाएगी। उन्होंने बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए फंड में कथित भ्रष्टाचार को लेकर ये टिप्पणी की थी। कमलनाथ ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपनी सरकार द्वारा पिछले 15 सालों में किए गए कार्यों के बारे में लोगों को बताना चाहिए। ज्यादा जानकारी के लिए मध्य प्रदेश से संवाददाता गणेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, फिलहाल जिस तरीके से कमलनाथ ने एक बार फिर से चुनावी रैली करते हुए और चुनावों का आगाज या फिर यूं कहें कि चुनावों की जनसभा में एक बार फिर से कांग्रेस के लिए मुखर हुए और सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा, किस तरीके का माहौल देखने को मिला? देखिए मुस्कान, सबसे पहले अगर बात करें तो क्योंकि मध्य प्रदेश में उपचुनाव ने 5 सीटों पर उपचुनाव है और उपचुनाव की डेट जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से जो चुनावी बिगुल है उसका आगाज जो है बढ़ चुका है और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चालू हो चुका है और हर तरह के जो है हथकंडे जो है इस चुनाव को जीतने के लिए अपनाए जा रहे हैं। जहां बीजेपी की तरफ से लगातार जो है कांग्रेस पर जो है लगातार जो है प्रतिक्रिया दी जा रही थी, कांग्रेस पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा था। अब अगर बात करें तो कांग्रेस की तरफ से भी भाजपा पर एक नया आरोप मढ़ा गया है। और बात करें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बात करें तो उन्होंने अभी हाल ही में बयान दिया है कि जो उनके पृथ्वीपुर के जो उम्मीदवार है, विधानसभा उम्मीदवार है उपचुनाव के लिए, जो नवनिर्वाचित जो है नितेंद्र सिंह है, जो कि बृजेंद्र सिंह राठौर के पुत्र हैं। और बृजेंद्र सिंह राठौर की बात करें तो जिनकी कोरोना काल में मृत्यु हो गई थी और उसके बाद जो है वह सीट खाली थी, जिसके बाद अब वहां पर उपचुनाव होने जा रहा है। और उपचुनाव में ऐसे में नितेंद्र सिंह राठौर को जो है मौका कांग्रेस की तरफ से दिया गया। वहीं शिशुपाल सिंह यादव की बात करें तो बीजेपी की तरफ से जो है उन्हें चेहरा बनाया गया है। और शिशुपाल सिंह यादव हालांकि अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और इसके पहले अगर पृथ्वीपुर की बात करें तो पृथ्वीपुर से जो है उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए भी जो है नामांकन भरा था और उनकी हार जो है देखने को सामने आई थी। अब जो है ऐसे में शिशुपाल सिंह यादव बीजेपी की तरफ से हैं और नितेंद्र सिंह राठौर जो है कांग्रेस की तरफ से हैं। और कांग्रेस का पहले ही इस सीट पर जो है दबदबा बना हुआ था। कांग्रेस की तरफ से जो है बृजेंद्र सिंह राठौर जो है वहां से विधायक पहले ही रह चुके हैं और ऐसे में उनकी मृत्यु के बाद जो है अब उपचुनाव होने जा रहा है और उपचुनाव में लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जहां पीसीसी प्रमुख की बात करें, कमलनाथ की बात करें तो कमलनाथ ने हाल ही में अभी एक बयान जारी किया और बयान में उन्होंने अपने आम सभा में जो उन्होंने बातें कही है, प्रतिनिधित्व में कही है कि जो उनके उम्मीदवार हैं नितेंद्र सिंह राठौर, उन्हें बीजेपी की तरफ से लुभाने की कोशिश की गई है। यानी कि उन्हें पैसे देने का जो है खरीद फरोख्त करने की एक तरह से बीजेपी की तरफ से जो है प्रक्रिया की गई है। और इसके पहले भी बात करें तो क्योंकि
मध्य प्रदेश में ऐसी एक बार घटना सामने आ चुकी थी। मध्य प्रदेश में इसके पहले भी जो है सरकार जो है कांग्रेस की बनी हुई थी और बनी बनाई सरकार जो है मात्र 15 महीने चली और इसके बाद जो है कांग्रेस की सरकार गिर गई थी और तमाम कांग्रेस के कई कार्यकर्ता जो है, कई विधायक जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया के सानिध्य में जो है बीजेपी में सम्मिलित हो गए। तो उस समय भी हालांकि खरीद फरोख्त का काफी ज्यादा आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया था और तमाम तरह की बातें सामने आई थी। और एक बार फिर जब चुनाव नजदीक आता जा रहा है, उपचुनाव की डेटें नजदीक हैं और ऐसे में अब जो है आरोप प्रत्यारोप जो है लगातार जारी है। ऐसे में कमलनाथ ने हालांकि लोकायुक्त पर भी सवाल उठाया है क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार जो है वर्तमान में अभी बीजेपी के कार्यकाल में लोकायुक्त की तरफ से जो है लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से लोकायुक्त पर भी सवाल उठाते हुए कहा गया है कि असली और नकली लोकायुक्त का फर्क भी बताया गया है क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ ने यह भी कहा है कि जो उनका कार्यकाल अगर आता है, उनकी सरकार अगर बनती है तो मध्य प्रदेश में एक असली लोकायुक्त का जो है निर्माण किया जाएगा जिसमें डॉक्टरों, शिक्षकों को जो है उनकी श्रृंखला में जो है चयन श्रृंखला में जो है इन लोगों को रखा जाएगा और प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो हालांकि लगातार जो है कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ ने जो है एक गंभीर आरोप लगाते हुए बीजेपी पर सवालिया निशान खड़ा किया है कि खरीद फरोख्त का एक बार फिर जो मुद्दा है, जो आज से कुछ वर्ष पहले जो मुद्दा उठा था, वो एक बार फिर जो है उठता हुआ दिख रहा है। जी मुस्कान। बिल्कुल गणेश, जो ये तमाम समीकरण बन रहे हैं ये वाकई बताते हैं कि लगातार आरोप प्रत्यारोप और जिस तरीके से उपचुनावों का समय है वो वाकई नज़दीक आ गया है क्योंकि बहुत जल्द उपचुनाव होने वाले हैं और उसमें लगातार पार्टियां जो है वो वाद विवाद करती नजर आ रही है। अब फिलहाल जिस तरीके से कमलनाथ ने बीजेपी पर ये आरोप लगाए हैं कि बीजेपी ने कमलनाथ और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनको लुभाने का प्रयास किया है, इस बात में कितनी सच्चाई है ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। और जिस तरीके से कमलनाथ ने ये बात कही है उसमें जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को अपना आत्ममंथन करना चाहिए। अगर कोई दूसरा पार्टी का शख्स आकर आपके उम्मीदवार को बहलाता है तो ये तो आपके उम्मीदवार में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो कहाँ रहना है उसको। निश्चित तौर पर देखिए, अगर लुभाने की प्रक्रिया बीजेपी की तरफ से की जाती है तो ये कांग्रेस के कार्यकर्ता या कांग्रेस के उम्मीदवार पर भी निर्भर करता है कि वो जो बीजेपी की तरफ से या फिर किसी दल की तरफ से ऐसी लुभावने जो वादे किए जाते हैं या फिर लुभावने की प्रक्रिया की जाती है उस पर जो है मंथन करे, उस पर विचार करे और इसके बाद ही जो है निर्णय ले। हालांकि अगर लुभाने की प्रक्रिया की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से जब अभी हाल ही में जब कांग्रेस की सरकार थी, 15 महीने मात्र सरकार चली थी, उस समय भी काफी ज्यादा जो है कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर आरोप लगाए गए थे और यही कहा गया था कि जो है खरीद फरोख्त की गई है। तमाम जो 22 विधायक हैं उन्हें पैसे भी बांटे गए और पैसे बांटकर जो है बीजेपी में सम्मिलित किया गया। हालांकि ये जो है विधायकों पर या फिर जो कार्यकर्ता होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, उन पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से इन लुभावने वादे अगर किसी भी दल या फिर पार्टी की तरफ से जो है ऐसे प्रस्तुत किए जाते हैं तो उन्हें किस तरह से वो देखता है, उन्हें एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। हालांकि उम्मीदवारों की बात करें तो शिषपाल सिंह यादव और नितेंद्र सिंह राठौर दो उम्मीदवार हैं बीजेपी की तरफ से। जहां शिषपाल सिंह यादव है तो कांग्रेस की तरफ से जो है नितेंद्र सिंह राठौर है और कांग्रेस का पहले से ही हालांकि इस क्षेत्र में दबदबा रहा है। कांग्रेस की सरकार जो है यहाँ पर विधानसभा सीट पर बात करें तो पहले से ही विधानसभा सीट जो है कांग्रेस के हाथ पर थी। अब लेकिन चूंकि उपचुनाव नजदीक है और ऐसे में जो है अब लगातार जो है हर तरह के हथकंडे जो है अपनाए जा रहे हैं, चाहे वो किसी तरह के भी आरोप प्रत्यारोप हो या फिर किसी तरह के भी लुभावने वादे हों, ऐसे तमाम जो है वादे किए जा रहे हैं। हालांकि एक बात देखने के जरूर सामने है कि बीजेपी की तरफ से जितनी घोषणाएं जो है उपचुनाव के समय की गई हैं शायद ही उतनी पहले उपचुनाव के यानी कि पहले सामान्य दिनों पर जो है इतनी घोषणाएं की गई हों बीजेपी की तरफ से। अगर बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ताबड़तोड़ जो है कई ऐसी घोषणाएं की गई हैं। क्योंकि उपचुनाव नजदीक है और उपचुनाव बीजेपी जीतना चाह रही है और कांग्रेस भी जीतना चाह रही है क्योंकि यही उपचुनाव जो है आगे जो वर्ष 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं वो उसके रिजल्ट पर, परिणाम पर भी पूरी तरह से डिपेंड होंगे और वो परिणाम जो है आकलन अगर करें तो ये उपचुनाव के नतीजे जो है उन परिणामों के आकलन पर भी ये साफ तौर पर दिखाएंगे कि मध्य प्रदेश में 2023 में किसकी सरकार बन सकती है। क्योंकि इसके पहले भी कांग्रेस की भी सरकार भले ही 15 महीने रही हो लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने एक बार कांग्रेस को जरूर जहां 15 वर्षों से बीजेपी की सरकार थी उसके बाद जो है अचानक कांग्रेस की तरफ जनता का यानी कि आम जनता का रुझान जरूर आया था और आम जनता ने कांग्रेस को जरूर पसंद किया था, भले ही सरकार जो है 15 महीनों के लिए चली हो। तो ये देखने वाली बात होगी हालांकि 2023 में आम जनता किसे पसंद करती है। लेकिन अभी जो उपचुनाव को लेकर जो 5 सीटों पर मध्य प्रदेश पर उपचुनाव ने 2 लोकसभा पर और 3 विधानसभा पर, उसके लिए जो जिस तरह से हथकंडे अपनाए जाए लगातार आरोप प्रत्यारोप जारी है क्योंकि लगातार विकास क्या लगता है कि जिस तरीके से उपचुनावों का दौर नजदीक आ गया है, समीकरण क्या कुछ कहते हैं? इस बार
जो ये उपचुनाव है, क्या एक बार फिर से जनता जो है वो कांग्रेस पर विश्वास करेगी? देखिए, उपचुनाव की बात करें तो चूंकि मध्य प्रदेश में अगर बात करें सबसे ज्यादा अगर जनता का रुझान होता है तो जनता का रुझान सबसे पहले जो है जनता जिसकी सरकार होती है वर्तमान में और जिसकी प्रदेश में सरकार होती है, जनता का रुझान सबसे ज्यादा उधर ही होता है, क्योंकि आम जनता सीधी सी बात है कि अगर बात करें तो वो विकास देखती है और विकास आम जनता को ये साफ तौर पर ये चीज मालूम होती है कि जिसकी सरकार होती है उसी के क्षेत्र या उसी के कार्यकाल में जो है विकास की जो वादे किए जाते हैं वो पूरे किए जा सकते हैं। तो ऐसे में हालांकि आम जनता का झुकाव अगर बात करें तो बीजेपी की तरफ से ज्यादा रुझान दिख रहा है और जिस तरह से 5 सीटों पर उपचुनाव है उसमें से अंदाजा लगा सकता है कि करीब 3 से 4 सीटों पर बीजेपी जो है जीत अर्जित कर सकती है। बहरहाल पृथ्वीपुर की बात करें तो चूंकि पृथ्वीपुर की जो सीट है वो कांग्रेस के कब्जे में पहले से ही थी। इसके पहले भी अगर नितिन सिंह राठौर की बात करें तो उनके जो पिताजी थे स्वर्गवासी, जिनकी कोरोना की वजह से डेथ हो गई थी, वो वहां के पहले ही उम्मीदवार रहे हैं और उनके वही उस सीट से जो है जीते हुए प्रत्याशी थी। और ऐसे में अब कांग्रेस ने उन्हीं के परिवार के व्यक्ति को जो है उम्मीदवारी के तौर पर जो है उतारा है। तो पृथ्वीपुर की बात करें तो पृथ्वीपुर जहां पूरी तरह से झुकाव बात करें तो वो कांग्रेस की तरफ ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि जो शिशुपाल यादव हैं उन्हें जो है वो पहले से ही उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और ऐसे में एक बार पहले भी उन्होंने समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है अपना जो है परचम लहराने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें हार साबित हुई। जी मुस्कान। ठीक है गणेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।